गौतम दोस्ते साहब, बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। देखिए, जिसका इंतजार हजारों लाखों छात्र कर रहे थे वो खबर आ गई है। 12वीं के रिजल्ट्स का फॉर्मूला सरकार की तरफ से बता दिया गया है कोर्ट में कि 10th के 30%, 11th के 30% और 12th प्री बोर्ड के 40% जो नंबर्स हैं उनको जोड़ के रिजल्ट तय किया जाएगा। उसमें भी 10th के जो 3 सबसे अच्छे सब्जेक्ट होंगे, सबसे अच्छे नंबर वाले सब्जेक्ट, उनको काउंट किया जाएगा। कैसे देखते हैं सरकार के फॉर्मूले को? देखिए, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं सरकार जो कोई उचित रास्ता तो निकालने की कोशिश की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। उसका सबसे पहला कारण ये है सर कि 10th क्लास का इन्होंने 30 जो 40 का 10th, 11th और 12th का लिया है सर, 40 मार्क्स जो है इन्होंने इवैल्यूएशन 12th क्लास के लिए लिया है। सवाल ये उठता है कि 12th क्लास में प्रॉपर ना तो एग्जाम्स हुए, दूसरा जो 12th के 40 मार्क्स का इन्होंने दिया है, इसका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक नहीं होगा सर। कुछ स्कूलों ने इसके लिए पब्लिक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया था, कुछ स्कूलों ने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया था। सर, ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसकी क्रेडिबिलिटी उसको ऑलरेडी आपको पता है कि सर ऑनलाइन एग्जाम की क्रेडिबिलिटी क्या होती है। सवाल ये उठता है कि जिस बच्चों ने ऑफलाइन का एग्जाम दिया है और जो बच्चे ऑनलाइन का एग्जाम देंगे, तो डेफिनेटली सर कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होने के चांसेस हैं। नहीं, लेकिन फिर आप जो बात कह रहे हैं कि पार्शियलिटी होने के चांसेस हैं, लेकिन तो किसी फॉर्मूले पर तो सरकार को पहुंचना था। आप क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए था? सर, मेरा ये मानना था कि वेटेज जो है 10th और 11th के असेसमेंट को ज्यादा देना चाहिए था, 12th के प्रैक्टिकल मार्क्स को असेसमेंट देना चाहिए था, और 12th में वेटेज 40 की बजाय सर 30 मार्क्स का रखना चाहिए था। वैसे तो ठीक है कि कोई पैरामीटर प्रॉपर तो बन नहीं सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना ये कि जो, क्योंकि इसका सर्वमान्य फॉर्मूला तो निकल नहीं सकता सर, कोई भी फॉर्मूला आ जाए उसमें किसी न किसी को ऑब्जेक्शन होगा। सर, सवाल ये उठता है यहाँ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसकी तरफ किसी तो एक ग्रीवांस कमेटी बनाने के लिए भी सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी शिकायत होती है तो हम एक लोकल लेवल पर एक कमेटी बनाएंगे जिसमें अधिकारी भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, और वो कमेटी बच्चों की उन शिकायतों को देखेगी। तो इसमें इन सारी चीजों का निपटारा हो पाएगा अगर किसी बच्चे को आपत्ति है? हो ही नहीं सकता सर, इसका सर निपटारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनका 12th का कोई असेसमेंट हुआ ही नहीं है सर। लगभग 2 से 2.5 लाख प्राइवेट कैंडिडेट है, ना उनके इंटरनल हुए ना उनके एक्सटर्नल हुए, तो उनकी असेसमेंट कैसे होगी सर, बताइए। अच्छा, 12th क्लास के प्राइवेट कैंडिडेट। देखिए पीयूष, ओके गौतम सर आप रहिए मेरे साथ। पीयूष, देखिए तो ये जो प्रतिक्रिया जो अभी प्राइमरी जो तुरंत की जो प्रतिक्रिया है वो इस फॉर्मूले को मतलब बहुत सही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि अभी भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं, आगे चल के विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि कोई भी फॉर्मूला तैयार किया जाता है उसमें कोई ना कोई खामी जरूर हर व्यक्ति अपने स्तर पर बताता है, लेकिन सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर ये फॉर्मूला तैयार किया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तर्कसंगत समिति, परिणाम समिति और उसके अलावा एक ऐसा तंत्र गठित करने के लिए इंडिकेट किया है सरकार को। हालांकि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया है, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार स्वतंत्र है इस मामले में और सीबीएसई स्वायत्त है और की व्यवस्था इस मामले में बेहतर से बेहतर की जाए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सरकार की तरफ से दिया गया है वही होगा फॉर्मूला। ऐसा कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बदलाव कर सकती है या कोई और फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, यही होगा फॉर्मूला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश सरकार को नहीं जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना इंडिकेट किया है कि इस मामले में एक जो विवाद है उस विवाद की स्थिति अगर बढ़ती है तो उसको निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। वो किस स्तर का होगा ये सरकार तय करे, लेकिन अभी वो तंत्र नहीं था। सिर्फ ये तंत्र है जो स्कूल लेवल पर सरकार ने बताया कि एक परिणाम विवाद समिति या तर्कसंगत समिति का गठन किया जाएगा जो कोई भी शिकायत आने पर उसका निपटारा करेगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये संकेत दे दिया है कि अगर विवाद बढ़ता है तो बड़े पैमाने पर एक तंत्र होना चाहिए जो पूरे विवाद। वो ये कह रहे हैं कि करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं प्राइवेट वाले जिन्होंने कोई एग्जाम दिया ही नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन 12th में, तो उनका भविष्य कैसे तय होगा? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं उसके बारे में जिक्र किया है अटॉर्नी जनरल ने, और अभी हलफनामा इस बारे में पूरा हमें हलफनामा जब मिलेगा तो उसमें मैं आपको ये ज़रूर स्पष्ट करूंगा कि जो बच्चे प्राइवेट यानी कि निजी तौर पर जिन्होंने 12वीं की परीक्षा का पर्चा भरा है वो किस तरह से इस फार्मूले के तहत आएंगे और किस तरह से सरकार उनको
नंबर देगी या अंक देगी, तो ये चीज़ पूरी मैं स्पष्ट तब करूंगा जब वो हलफनामा आ जाएगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिस्पोज करेगा, यानी कि निपटारा करेगा। तो उसमें ये जो फॉर्मूला है उसको भी लिखेगा और साथ में ये भी लिखेगा कि डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा अगर समय देंगे तो फिर उसके बाद हलफनामे और एक सवाल और मुझे चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की स्पष्टता होगी उस पर मैं आगे 31 जुलाई तय कर दी गई है। 31 जुलाई को ही रिजल्ट आएंगे या 31 जुलाई से पहले कभी भी आ सकते हैं? 31 जुलाई तक आ सकता है, ये अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 31 जुलाई तक जो परीक्षा है उनके परिणाम की घोषणा की जा सकती है। जी गौरव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर जो पीयूष हमें बता रहे हैं, पीयूष पांडे, कि किस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 12th के सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा। 30% 10th के रिजल्ट, 30% 11th के और 40% 40% 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट होंगे। उन सब को क्लब करके फिर 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे सीबीएसई की तरफ से, और 10th में भी जो 3 सबसे अच्छे मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। गौतम दोस्ते अगर हमारे साथ हों, दिल्ली अभिभावक संघ के सदस्य। गौतम दोस्ते साहब, सरकार ने एक लंबा समय लिया है और उसके बाद ये फॉर्मूला तय किया है। आपको लगता नहीं कि जिन बातों पर आप यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं वो उन्होंने भी उस बात पर विचार किया होगा? सर, जो मेरे पास अभी एफिडेविट की एक प्रतिलिपि है जो प्रथम पेज है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि हो सकता है इसके बारे में कहा गया हो, इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही कह पाऊंगा। लेकिन सर 40% का फॉर्मूला प्राइवेट कैंडिडेट के लिए तो कहीं सुटेबल ही नहीं है सर। उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर कि जो इन्होंने 11th का रखा है सर, उनका तो 11th का एग्जाम भी नहीं होता। वो तो 10th के बाद जो गर्ल्स हैं वो डायरेक्टली 12th में एनरोल होती हैं, उनके 11th के मार्क्स सर कैसे रखेंगे आप ये बताइए। सीधा अच्छा गौतम दोस्ते साहब, देखिए जो डायरेक्ट जो पार्टी है पूरे इस मामले में, जो जिनको एग्जाम देना है उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक छात्र हैं लखनऊ से, हिमांशु, 12th के ही सीबीएसई के एक स्टूडेंट है। उनको भी जरूर इस फैसले से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो उनकी भी होगी। हिमांशु, क्या कहना है आपका? सरकार कह रही है कि 10th, 11th और 12th के जो रिजल्ट्स हैं, 12th के प्री बोर्ड के रिजल्ट्स, उन तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। सेटिस्फाइड हैं आप इससे? हाँ, हम सेटिस्फाइड है, लेकिन रिजल्ट हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम बाद में अगर पेपर हुए तो वो पेपर भी हम दे देंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको ये व्यवस्था मिलनी चाहिए कि अगर आपको रिजल्ट सही नहीं लगा तो आपको सब एग्जाम देने की सुविधा मिले? जी, हमको एग्जाम देने की वो सुविधा चाहिए कि अगर मेरे रिजल्ट वो उसके सेटिस्फाई नहीं हुए, हम 11th 12th के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम। बोलिए हिमांशु, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, बोलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हमको रिजल्ट की सुविधा चाहिए कि अगर मेरा रिजल्ट सही नहीं आया तो हम दोबारा रिजल्ट मतलब पेपर दे पाए दोबारा। ठीक है, शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 12th के जो छात्र हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि ठीक है सरकार का फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर हमें रिजल्ट समझ में नहीं आया और हमें लगा कि नहीं ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो हमें एक एग्जाम देने की सुविधा मिलनी चाहिए। और यही तो सवाल मैंने भी पूछा। तो अभी फाइन डिटेल्स आने बाकी हैं इस बारे में। जब एफिडेविट के फाइन डिटेल्स आ जाएंगे तो समझ में आएगा कि सरकार ने ऐसी कोई सुविधा रखी है या नहीं रखी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।